हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 9 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से बुलाते थे? काले सोने के नाम से बुलाते थे काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में। संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है? संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। और मूवेंदार जो है वो एक तमिल शब्द है और इसका अर्थ जो है वो है तीन मुखिया। और इस तीन मुखिया शब्द का प्रयोग किया जाता है तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए। और वे शासक परिवार कौन कौन से थे? वो शासक परिवार थे चौल, चेर और पांड्य। चौर, चेल, पांड्य 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और इनके दो दो सत्ता केंद्र थे। और वो कौन से थे? वो थे एक तटीय हिस्से में और दूसरा था अंदरूनी हिस्से में। और उसके सबसे महत्वपूर्ण दो केंद्र थे जो वो कौन से थे? पुहार का या कावेरी पट्टनम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उनके लिए। अब चलिए सातवाहनों के बारे में पढ़ते हैं एक बार। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्रभृत कहा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पुराणों में सातवाहनों को किस नाम से बुलाते थे? उन्हें आंध्रभृत नाम से बुलाया जाता था। और सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान और या फिर पैठान कह सकते हैं। ये सातवाहनों की राजधानी थी। और सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? उनकी राजकीय भाषा प्राकृत या ब्रह्मी थी, जिसमें वो अपने जो राज दरबार से रिलेटेड जो भी काम करते थे, लेखा जोखा जो भी होता था, वो इसी लिपि में, इसी भाषा में रखते थे वो लोग। सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन सा था। तो उसका आंसर होगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो सातकर्णी प्रथम ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? उन्होंने दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि धारण की थी। सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रक्रिया को आरंभ किया था। भूमि अनुदान से मतलब है भूमि दान करना किसी को, या फिर जमीन दान करना हम कह सकते हैं। इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन से थे? राजश्री सातकर्णी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे इस समय, सातवाहनों के समय में। इनके सिक्के पर हमें जहाज के चित्र मिलते हैं। तो जो सातवाहनों के जो राज्यकाल में जो सिक्के जारी किए गए थे, उन पर किस चीज़ के चित्र मिलते हैं? जहाज के चित्र मिलते हैं। अब चलिए रेशम मार्ग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में प्रारंभ किया गया था और ये 7000 साल पहले शुरू हुआ था। लोग जिस रास्ते से यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से पुकारा जाता था। और 2000 साल पहले रोमन के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। और ये भी बताया गया है इस चैप्टर में कि जो रेशमी कपड़ा था उस समय पर बहुत ज़्यादा महंगा था, क्योंकि जो रेशम लेकर आते थे लोग दूर दूर से, वो बहुत ही जटिल रास्तों से, रेगिस्तानी रास्तों से लेकर आते थे और आने के लिए उन्हें रास्ते में काफ़ी टैक्स भी पे करना पड़ता था, जिस वजह से उस रेशम की कीमत बढ़ जाया करती थी। इसीलिए उस समय पे जो रेशमी कपड़े थे उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। अब चलिए कुषाण के बारे में पढ़ते हैं हम। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो यानी कि सबसे प्रसिद्ध थे जिन्होंने सिल्क रूट या फिर रेशम के मार्ग जो था उस पर अपना शासन किया था। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था कुषाणों का। और इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कुषाणों की शासनकाल में सिल्क रूट की शाखा कहाँ कहाँ से होकर जाती थी। एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक सिल्क रूट की यात्रा जाती थी, तो वो था कुषाणों के शासनकाल में। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में भी कुषाण सबसे प्रथम थे और कनिष्क ने शक संवत 78 AD का आरंभ किया था। और कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे? वो थे कनिष्क, और इनका शासन 1900 साल पहले शुरू हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था और बुद्ध की जीवनी लिखी थी, जिसको का नाम बुद्ध चरित्र था, और उसके रचनाकार थे बुद्ध की जीवनी के अश्वघोष, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया था और उसने ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। फ्रेंड्स, आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि पिछली वीडियो जो हमने इंपॉर्टेंट नोट से रिलेटेड बनाई थी उसमें महायान और हीनयान के बारे में जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको महायान और हीनयान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके दरबार में निम्नलिखित विद्वान रहते थे। कौन कौन से विद्वान थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, वसुमित्र, विभाषा शास्त्र के रचयिता, नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत लिखने वाले, और चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये सब जो थे विद्वान वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और चरक जो थे वो कनिष्क का राजवैद्य था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी काफ़ी फैल गया था उस समय पर, कनिष्क के समय पर। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन 1600 साल पहले भारत आए थे, और 1400 साल पहले कौन आए थे? श्वेनत्सांग आए थे भारत यात्रा पर। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीर्थयात्रियों के बारे में या फिर विदेशों से आए हुए लोगों के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। श्वेनत्सांग भूमार्ग से यानी कि भूमि के रास्ते से उत्तर पश्चिम की ओर मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटे थे, और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया था, और उन देवी देवताओं में कौन कौन से थे? शिव, विष्णु और दुर्गा थे, जिनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाने लगी थी। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। और भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भज्य शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। हिंदू शब्द सिंधु या इंडस से निकला है, और हिंदू शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब चलिए एक बार महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र डाल लेते हैं। रेशम बनाने की कला की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। और किस साल हुई थी वो? 7000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। चौल, चेर और पांड्यों का राज्य कब था? वो 2300 साल पहले हुआ था, और उनको क्या बोला जाता था? उनको मूवेंदार भी बोला जाता था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? बढ़ी थी मांग रेशम की 2000 साल पहले बढ़ी थी, और उस समय धनी लोगों में या फिर राजाओं में रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन सा बन गया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य कब था? 1900 साल पहले था उनका राज्य। और फाशियन का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 वर्ष पहले हुआ था, और वो एक चीनी तीर्थयात्री थे। श्वेनत्सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव मूर्ति स्तुति की रचना कब हुई थी? 1400 साल पहले हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।